बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू PWS एकेडमी। तो आज जो है हम 12th क्लास फिज़िक्स का टॉपिक नंबर 14.2 जो कि चैप्टर 14 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसका टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। दरअसल ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कॉन्सिक्वेंस है ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट का, यानी जो उसने डिस्कवर किया था ऑस्टेड ने, कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसमें से जब करंट पास करता है तो उसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। यानी ये कंडक्टर है, इसमें से जब करंट गुजरेगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये एम्पेयर और ऑस्टेड ने जो है वो एक्सप्लेन किया था। तो इसी तरह कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यानी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी और फोर्स लगने की वजह से वो कंडक्टर जो है वो मूव करेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने इस पैराग्राफ में लिखी है। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये लिखी है और वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। आप अगर साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएंगे तो अगर आप लिख देते हैं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको किसी और नोट्स वगैरह से देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि हमारे पास जो है वो 2 कंडक्टिंग रेल्स हैं, ठीक है, और ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है ये इन कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर पड़ा है, ठीक है। ये जो रेल्स हैं ये कॉपर की बनी हुई हैं और ये कंडक्टिंग रेल्स हैं, ठीक है। यहाँ से ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, मगर मैंने ये जो रिप्रेजेंट किया है कि ये रेल्स जो है ये इटसेल्फ जो है वो कंडक्टिव है, ठीक है। तो जब करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो इस कंडक्टर में से करंट पास करेगा, ठीक है। और जब इस कंडक्टर में से करंट पास करेगा और ये कंडक्टर जो है ये एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है और इस कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा जब इस कंडक्टर में से करंट पास करेगा अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड एंड एम्पेयर। तो इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड और जो बाहर वाला एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो कंडक्टर के ऊपर जो है वो फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से जो कंडक्टर है वो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो है वो मूव करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो ये है एक्सपेरिमेंट और ये जितनी ये जो डायग्राम मैंने बनाई है इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में मैंने जो है उस सारी को एक्सप्लेन कर दिया है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जब कंडक्टर जो है इसमें से करंट पास करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा और उसकी वजह से ये मूव करेगा। अब ये जो फोर्स है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। फैक्टर नंबर 1, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। और अल्फा जो है ये एंगल है इस मैग्नेटिक फील्ड के, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के दरमियान जो है वो एंगल है, ठीक है जी। अगर ये एंगल 90 डिग्री का होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगी, अगर ये एंगल 0 डिग्री का होगा तो फिर फोर्स क्या होगी? 0 होगी और कंडक्टर मूव नहीं करेगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कि अगर इस कंडक्टर में से करंट ज़्यादा गुजरेगा तो फिर इसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा लगेगी और ये ज़्यादा तेज़ी के साथ इन कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर जो है वो मूव करेगा। फैक्टर नंबर 3 ये है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी तो इसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ इन रेल्स के ऊपर मूव करेगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, कि ये जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है अगर इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से भी इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगी। तो जब हम इन चारों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास रिलेशन बन जाता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILB साइन अल्फा। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन की जगह इक्वलिटी का साइन रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे K कांस्टेंट आ जाता है, रिलेशन बन जाएगा F इज इक्वल टू K ILB साइन अल्फा। K जो है यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है और ये K इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होता है। तो जब हम K की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा F इज इक्वल टू ILB साइन अल्फा। अगर मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के दरमियान जिसकी लेंथ L है, अगर इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, तो उस वक्त जो है वो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो जब हम यहाँ पे साइन 90 डिग्री पुट करते हैं तो वी नो दैट साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू जब 1 होगी तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा F इज इक्वल टू ILB। फर्दर हम इस रिलेशन से जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शंस की जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म बना लेते हैं कि जब हम IL को जो है वो डिवाइड कर देते हैं F के साथ तो हमारे पास रिलेशन बन गया B इज इक्वल टू F ओवर IL। अब ये हमारे पास जो रिलेशन आ गया ये मैग्नेटिक इंडक्शन का है, क्योंकि इस B को हम जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन या हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो ये बनेगी, द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन 1 एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट। कि अगर किसी कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो और उसमें और वो मैग्नेटिक फील्ड के जो है वो राइट एंगल यानी परपेंडिकुलर पड़ा हो और उसमें से 1 एम्पेयर करंट पास कर रहा हो तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो मैग्नेटिक इंडक्शन है। और मैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फोर्स होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो SI यूनिट है वो क्या है? इसको टेस्ला कहते हैं, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन को जो है वो हम टेस्ला में मेजर करते हैं। अब जो मैग्नेटिक इंडक्शन है इसका SI यूनिट है टेस्ला, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टेस्ला होता है और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म थी B इज इक्वल टू F ओवर IL था और मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट होता है टेस्ला, ये होता है T, इसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, T इज इक्वल टू, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, करंट का एम्पेयर होता है, लेंथ का मीटर होता है। तो टेस्ला किसके इक्वल हो गया? टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर की। और ये MCQs के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MD कैट, E कैट के लिए।
और ये जो 1 टेस्ला है ये वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल भी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। एक और एमसीक्यूज का पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि टेस्ला इज ड्राइव्ड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड, यानी टेस्ला मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का ड्राइव्ड यूनिट है। इट इज बिग यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो टेस्ला है ये मैग्नेटिक का बड़ा यूनिट है, यानी अगर बहुत ज़्यादा अगर मैग्नेट हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो टेस्ला में मेजर करते हैं। वैसे तो हम इसको जो है वो ऑर्स्टेड में भी मेजर कर सकते हैं और वेबर में भी मेजर कर सकते हैं। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, ये भी एमसीक्यू का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है इसका जो यूनिट टेस्ला होता है वो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट क्या है। तो टेस्ला किसके इक्वल था जी, टेस्ला टी इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के इक्वल है, और न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये ड्राइव्ड यूनिट है फोर्स, हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है उसका यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन इसके इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एम्पेयर पर एम्पेयर ऐसे आ गया, पर मीटर हमारे पास वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि मीटर के साथ पर मीटर कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर, और यहाँ से हमने जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन की डायमेंशन बना ली। ठीक है, किलोग्राम यानी मैस और सेकंड टाइम और एम्पेयर करंट का यूनिट होता है। तो ये जो है ये भी एमसीक्यूज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो है ये मैग्नेटिक इंडक्शन की डायमेंशन है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स अभी डिस्कस किए हैं ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन और उसके यूनिट्स और उसके एमसीक्यूज के पॉइंट को डिस्कस करने के बाद अब हम इसी रिलेशन में ये देखते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है वो आई एफ इजिकल टू आई एल बी साइन अल्फा, जब हमने 4 फैक्टर्स को कंबाइन किया। ठीक है, वेक्टर फॉर्म फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वेक्टर फॉर्म यानी जब किसी कंडक्टर ऐसा कंडक्टर के उसमें से करंट पास कर रहा हो और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हो तो उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो हम इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं, एफ इजिकल टू आई एल क्रॉस बी। अब यहाँ पे जो एल है वेक्टर एल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, ये जो वेक्टर एल है इसकी जो लेंथ है और ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन में है, और बी जो है वो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इसकी जो मैग्नीट्यूड बनेगी वो हमारे पास होगी आई एल बी साइन अल्फा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई एल क्रॉस बी, यानी आई एल क्रॉस बी जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो आई एल बी साइन अल्फा है। और अल्फा जो है ये एंगल है एल और बी के दरमियान, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, इनके दरमियान जो एंगल है वो अल्फा है। तो हमारे पास रिलेशन बन गया एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा। अब यहाँ पे हम 2 केसेस को डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी, और ये दोनों केसेस जो हैं ये एमसीक्यूज के हिसाब से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 ये है कि ये जो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, पैरेलल से मुराद ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में हम कंडक्टर को रख दें तो इनके दरमियान ये एक दूसरे के हो जाएंगे पैरेलल, और इनके दरमियान जो एंगल होगा वो होगा 0। तो जब एंगल जो है अल्फा इज इक्वल टू 0, 0 एंगल तब होगा जब लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जब पैरेलल होंगे तो उस वक्त इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि साइन 0 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो 0 जब इस रिलेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। केस नंबर 2 है, ये भी एमसीक्यूज के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे यानी राइट एंगल होंगे, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के बनेगा, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, तो एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। तो जब एंगल 90 डिग्री होगा तो साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो जब हम इस रिलेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स का रिलेशन आ जाएगा एफ इज इक्वल टू आई एल बी, और अब कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि कंडक्टर जो है वो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के जो है वो राइट एंगल यानी परपेंडिकुलर पड़ा है। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं पड़ा होगा तो फिर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी और कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर तब ही मूव करेगा जब वो उस यानी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ होगा, यानी राइट एंगल पे रखा हुआ होगा। अब हम कंडक्टर के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स को जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है उसको हम राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मेथड 1 है, यानी ये हमारा राइट हैंड रूल है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे 2 पॉसिबल एंगल्स बन रहे हैं, 90 डिग्री और 270 डिग्री। यहाँ पे जो 90 डिग्री वाला है एंगल है ये स्मॉल एंगल है और 270 डिग्री वाला जो है वो बिग एंगल है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे स्मॉल एंगल को यूज़ करना है और जो बिग एंगल है उसको करना है इग्नोर। तो ऐसा करते हुए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, लेंथ ऑफ कंडक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, इन दोनों का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है इसको हमने कंसाइड करना है बी के साथ स्मॉल एंगल को यूज़ करते हुए, ठीक है, यानी हमने इसको बी के साथ मिलाना है। तो जब हम इसको बी की तरफ जो है वो स्मॉल एंगल को यूज़ करते हुए रोटेट करेंगे तो ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। यानी फर्ज किया कि यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एल है, ठीक है, तो ये एल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हम उसको रोटेट कर रहे हैं, कंसाइड करना चाहते हैं, तो ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने इस पैराग्राफ में लिख दी है, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। और अब मैं इसका सेकंड मेथड आपको बताता हूँ। अब हम कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स को है उसको हम सेकंड मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कन्वेंशंस टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन, तो ये डॉट का साइन है, ये क्रॉस का साइन है। ये जो डॉट का साइन है अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड किसी प्लेन से यानी आउट ऑफ प्लेन से बाहर आ रहे हो, यानी इस प्लेन से ये ऊपर की तरफ हमारी तरफ आ रहा है तो ये कन्वर्शन डॉट का रिप्रेजेंट करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड या करंट किसी पेज के या प्लेन के इनसाइड जा रहा हो तो उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इन टू द प्लेन, और ये आउट ऑफ द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया जी। तो अब हमारे पास ये है कि
ये जो है हमारे पास मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। और इसका ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है, जिसको मैंने ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो मैंने रेड जो एरो लगाए हैं ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर पड़ा है और उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आउट ऑफ द प्लेन कर रहा है, यानी इस प्लेन से बाहर की तरफ हमारी तरफ करंट आ रहा है, यानी ऐसे हमारी तरफ करंट आ रहा है। तो जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो करंट है ये आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये जो थंब है राइट हैंड रूल का, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कर्लिंग फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इस कंडक्टर में जो करंट पास करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और मैंने उसकी ये डायरेक्शन बना दी है। इस साइड पे ये ऊपर जा रहा है, इस साइड पे ये नीचे आ रहा है, और बाहर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे जब ये दोनों फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, यानी वीक रीजन बन जाएगा। और इस साइड पे देखें तो दोनों मैग्नेटिक जो फील्ड्स हैं, यानी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड और बाहर मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रांग होगा। अब जो कंडक्टर है वो स्ट्रॉन्ग रीजन से वीक रीजन की तरफ मूव करेगा। तो इस फिनोमिना में या इस एक्सपेरिमेंट में ही यही हो रहा है कि ये जो कंडक्टर है जब इसमें से करंट पास करेगा तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड जब एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ पे एक साइड पे वीक रीजन बनेगा और एक साइड पे स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो जो कंडक्टर है वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरह मूव करेगा। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो इस साइड पे जो है वो स्ट्रॉन्ग रीजन बनेगा और इस साइड पे जो है वो वीक बन रहा है, जिसकी वजह से कंडक्टर जो है वो इस साइड पे यानी लेफ्ट से राइट साइड के, तो इस साइड में लिख देता हूँ, यानी ये राइट साइड पे मूव कर रहा है, लेफ्ट से राइट साइड पे कंडक्टर मूव कर रहा है। तो ये सेकंड मेथड था जो मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ पे एमसीक्यूज के लिए मैं एक और पॉइंट रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये जो टू वायर्स हैं, एक वायर ये है, अब इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें करंट नीचे जा रहा है। तो ये जो टू वायर्स हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगी, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, क्योंकि जब इन वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो सेंटर में क्या हो जाएगा, सेंटर में ये होगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन बनेगा। वो क्यों बनेगा, क्योंकि इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करेगा इस पॉइंट पे। जब रीइंफोर्स करेगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसकी वजह से कॉर्नर पे वीक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो ये जो वायर्स हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। तो ये एमसीक्यूज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। अब एमसीक्यूज नंबर 2 हम डिस्कस करने लगे कि दो वायर ऐसी हैं कि जिनमें जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में जो करंट है ये इनमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जब इन वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनका वीक हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड इनका यहाँ पे वीक हो जाएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। जब इंटरेक्ट करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे ये कैंसिल करेंगे। जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे वीक फील्ड बन जाएगा। जब वीक फील्ड बन जाएगा तो ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ लगती है। तो इस साइड पे स्ट्रॉन्ग फील्ड बन रहा है, इधर भी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, सेंटर में यहाँ पे जो है वो वीक फील्ड बन रहा है। जब यहाँ पे वीक फील्ड बनेगा तो ये जो वायर्स हैं जिनमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ये एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, एक दूसरे के करीब आएंगी और यहाँ पे वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो आप लोगों से बस यही दरखास्त है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, मज़ीद दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और कुछ हमें भी पोटेंशियल और एनर्जी मिले और हम आपके लिए जो है वो ईजी कंसेप्ट और नए लेक्चर्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके आप लोगों को डिलीवर करें ताकि उसमें आपका फायदा हो।